2003 तक यही रहेंगे। फिर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई, उन्होंने आंख खोल करके देखा, जनसंख्या ही नजर आई, कुछ नजर नहीं आया। अटल जी ने दोबारा आंखें बंद कर ली, ओके कोई बात नहीं, ऐसा हम 2026 तक करेंगे। वोट बढ़ते हैं यहां पर, और वोट बढ़ने का मतलब यह भी नहीं है कि ऐसे रेवड़ियां बांट दी जाए, उसमें जनता का पूरा रोल होना चाहिए, जनता का पूरा रोल होना चाहिए। तो इसको चुनाव से बाहर कर देंगे, ले बेटा जा तू, तेरा चुनाव में कुछ नहीं होगा, इसको धक्का देके बाहर काट देते हैं इसको, कि बाहर निकालो इसको, तो ये निकाल दिए इसको। अब जैसे ये बाहर चला गया तो इसके वोट सब में बांट दिए जाएंगे। अब यदि बांट दिए जाएंगे तो फिर तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया ना, कि ऐसे भाई साहब रेवड़ियां बांट दी, सबने, जनता ने पसंद किया था, फिर भी ऐसे ही बांट रहे हो। लेकिन ये रेवड़ियां नहीं बढ़ती, ये जो वोट बढ़ते हैं वो पब्लिक के जो वोटर्स हैं, अपने वोटर्स जो हैं वो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। जैसे हमारी पहली चॉइस कौन सी थी, अब रामलाल तो बाहर हो गया ना। हमारी सेकंड चॉइस कौन सी थी, अब हमारी वोट जो है वो इधर संक्रमित हो जाएगा, इधर संक्रमित हो जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। हमारी सेकंड चॉइस है वो हमारी फर्स्ट चॉइस बन जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिन्होंने फर्स्ट चॉइस इसको बनाया होगा तो सेकंड इसको बनाया होगा, वो वोट इसको चला जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सेकंड चॉइस इनमें से बनाया होगा, वो वोट इसको ट्रांसफर हो जाएंगे। बताओ सबके वोट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? वोटर्स की पसंद के अनुसार बढ़ रहे हैं या फिर चुनाव आयोग ऐसे रेवड़ियां बांट रहा है? ये सब देख रहा था वीवी गिरी देख रहा था, चुपचाप आ गया इंदिरा गांधी के पास, और इंदिरा गांधी को आके बोला, मैडम एक बार मेरे को मौका दे के देखो, दिखा। हाँ भाई, तो क्या चल रहा था अपना राष्ट्रपति, और हमने जो है वो राष्ट्रपति को लेकर के बात की थी कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनका आर्टिकल बताओ कहां से कहां तक था। हमारे देश में 52 से लेकर के 62 तक जो है वो राष्ट्रपति के बारे में वर्णन दिया गया है, सब कुछ राष्ट्रपति के बारे में है। और हम लोग बात कर चुके थे कि अनुच्छेद 52 के अनुसार विल बी ए प्रेसिडेंट, 52 के अनुसार हमारे देश के एक राष्ट्रपति होंगे। और 53 में क्यों होंगे बताया गया था कि नहीं, क्यों होते हैं बताओ? क्योंकि देश के सभी काम किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा था 54 और 55 दो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जिनमें राष्ट्रपति को लेकर के क्या था, इसकी चुनाव प्रणाली, ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, ये इलेक्शन प्रोसेस के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ था। और उसकी हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्शन कैसे होता है, और इलेक्शन प्रोसेस का जो नाम है वो नाम क्या लिखा था हमने देखा था कि हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली जो है उसके द्वारा किया जाता है। इस प्रणाली में क्या क्या काम होता है वो चीज हमने देख ली थी। हाँ, इस प्रणाली के तहत क्या क्या होता है वो बात कर लिया था हमने। पहला काम क्या किया था हमने? अरे वोट मूल्य निकाला था कि नहीं? वोट मूल्य क्यों निकाला जाता है सभी को पता है। मैं उम्मीद करता हूं कल की बात का तुम्हारे पे असर होना चाहिए और एकदम इज्जत करोगे जो भी पढ़ाया जाता है उसकी, और वैल्यू समझ करके, और फिर इन चीजों को देखोगे सारे के सारे लोग, है ना। और काफी शानदार चीज है, इन चीजों को मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें पढ़ करके वास्तव में ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें कोई चीज अच्छी मिल रही है और हमें वो चीज आ रही है ना, ऐसा लगना चाहिए। मैं ये सोचूंगी यार मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ फिर भी इनको कुछ नहीं आ रहा तो फिर मेरी मेहनत व्यर्थ है, मेरे को नहीं करना चाहिए फिर। इसलिए लगना चाहिए, तुम्हारे फेस से ही टीचर को पावर मिलती है। तुम चाहो तो टीचर का बेस्ट से बेस्ट निकाल सकते हो, और तुम चाहो तो टीचर बेस्ट है उसको भी बर्बाद कर सकते हो तुम लोग। ये सब तुम्हारी पावर से है, तुम्हारे अंदर वो गुण होना चाहिए। एक शिष्य के अंदर वो गुण होता है जो गुरु से कुछ भी निकाल सकता है। एक अर्जुन ने भी ली थी शिक्षा और एक दूसरों ने भी ली थी, तो इसलिए तुम्हारे अंदर होना चाहिए वो चीजें। तो अब सुनते हैं आगे। हमने वोट मूल्य को लेकर के बात की थी, क्यों निकाला जाता है? क्योंकि इसके पीछे जो वजह होती है वो है समान प्रतिनिधित्व, सबका समान अधिकार हो, इसको लेकर के हम ये निकालते हैं। एमएलए का अलग निकालते हैं और एमपी का अलग निकालते हैं। एमएलए के लिए हम क्या करे थे? राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के निर्वाचित एमएलए, और भाग 1000 का दिया था। और फिर एमपी का निकाला था। एमपी के लिए हमने क्या किया था? एमपी के लिए हमने किया था कि निर्वाचित एमएलए का जो वोट वैल्यू है उसका टोटल किया हमने, और फिर उसके अंदर जो निर्वाचित एमपी थे उनका भाग दिया, और फिर उसमें भाग दिया किसका? 1000 का। आज हम यदि बात करते हैं, ये बात करते हैं कि सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक वोट वैल्यू की बात करें, सर्वाधिक वोट मूल्य कि सबसे ज्यादा किसका वोट मूल्य है सर्वाधिक, और वो भी एमएलए का, क्योंकि एमपी का तो सबका बराबर होता है कि नहीं होता। एमपी का जो वोट मूल्य है वो आज कितना है? 708 है।
चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो सिक्किम का हो, चाहे वो यूपी का हो, सबका कितना है? 708। लेकिन सबसे ज्यादा एमएलए यदि किसी का है तो वो कौन सा राज्य है? और वहां पर कितना है? 208 है। यदि हम बात करते न्यूनतम कि मिनिमम किसका है, तो मिनिमम किसका आ जाएगा? सिक्किम का आ जाएगा। मिनिमम सिक्किम का होगा, और वो सिक्किम का जो है वो केवल 7 ही है, 7 वोट मूल्य है। यदि आप लोग राजस्थान के हो तो राजस्थान के बारे में भी आपको चीजें पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो वोट मूल्य है वो कितना है? 129 है, 129 है। अब कुछ नहीं बढ़ेगा। राजस्थान के जब से जिलों की बात चल रही है, सभी स्टूडेंटों के मन में बहुत कुछ चल गया है, सर क्या करें हैं। तो भाई साहब मैं तो यही कहूंगा कि जब ऐसा कर दिया गया तो तुम लोग क्यों राजस्थान के चक्कर में पड़े हो? क्यों पड़े हो चक्कर में? इधर तो वैसे ही नाथी का बाड़ा बता रहे हैं और पता नहीं पेपर कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो तुम लोग केंद्र की तैयारी करो, है ना। इतना बड़ी महाभारत के अंदर क्यों पढ़ना चाहते हो तुम? और राजस्थान वालों को तो यही नहीं पता अभी जब से जिले बने कि राजधानी कौन सी होगी, है कि नहीं है? राजधानी कौन सी होगी? जयपुर तो खत्म कर दिया, बोलो जिला ही खत्म कर दिया। अब उत्तर है, दक्षिण है, या जयपुर है, या उपरोक्त सभी है ना। ये सब बातें चल रही है बहुत ज्यादा वास्तव में, और इतिहास दोहरा रहा है फिर से। कभी राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी और 3 ठिकाने होते थे। अभी राजस्थान में जादूगर ने फिर से कुछ दोहराया है और 19 जिले और 3 संभाग दोबारा से बनाया है, समझ रहे? तो काफी कुछ हो गया है, 50 जिले बना दिए, बांट दिए एकदम। तो कोई दिक्कत नहीं है, जादूगर जिले लेके खड़ा है, बताओ किस किस को क्या चाहिए, सबको देने के लिए तैयार है ना। जिसको भी चाहिए, और भी किसी को चाहिए तो बता देना और दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा है, इस दर मत पड़ना। अब देखो मैं आपको थोड़ी सी बातें ये बता देता हूं कि ये 129 है, और इस 129 को लेकर के मैं आपको एक बात बताता हूं। आज वर्तमान में यदि मेरे बताए सूत्र के अनुसार यदि आप काम करोगे, जैसा मैंने बताया कि राजस्थान की जनसंख्या, वोट वैल्यू निकालने का, राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार 6.86 करोड़ है, और राजस्थान के जो एमएलए है उसकी संख्या कितनी है? 200 है। और इसके अंदर हम भाग 1000 का देंगे, इसको आप सोल्व करोगे ना तो 129 नहीं आएगा। मैंने बोला राजस्थान का वोट मूल्य 129 है, लेकिन जब आप आज के अनुसार निकालोगे तो ऐसा नहीं होगा, ये आपका बहुत ऊपर जाएगा, 200 से ऊपर जाएगा यदि आप कैलकुलेट करके देखोगे तो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं शार्प माइंड के जो इसको करके देख लेते हैं, लेकिन बाकी के लोग ऐसे ही बस मास्टर ने बताया, फॉर्मूला बताया, ठीक है कुछ नहीं हुआ, और ऐसे ही चले गए। बाकी के निकाल के देख लेते तो अच्छा मास्टर ये बता रहा है, ये है, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा सही, है ना। तो वो सही नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा वो सुनो। मैं बता रहा हूं कि राजस्थान का 129 है, जबकि इससे हम निकालेंगे तो बहुत ऊपर जाएगा। तो कारण क्या है? कारण यह है कि आज हमारे देश में जो वोट मूल्य निकाला जा रहा है सारे देश के अंदर, और जो भी इलेक्शन किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं जनगणना सन 1971 के अनुसार किए जा रहे हैं। जनगणना पॉपुलेशन सेंसस 1971 के अकॉर्डिंग सारे इलेक्शन हो रहे हैं हमारे। और वोट वैल्यू भी आज जितने भी मैंने बताई है वो इस समय हम लोग जो थे उनके अनुसार है। तो फिर बात तुम्हारे मन में ये उठनी चाहिए कि मास्टर साहब इसके बाद 1981 में, 91 में, 2001 में, 2011 में जनगणना होगी, फिर हम इतना पुराना क्यों पड़े हैं? नया लेना चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? तो सुनो, देखो इसके पीछे जो कारण है वो बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ कभी ऐसा हुआ करता था कि जनसंख्या वास्तव में, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज्यादा जनसंख्या हुआ करती थी, तो वो जितने जन्मते थे उतने मर भी जाया करते थे, क्योंकि मेडिकल व्यवस्था नहीं थी। देश आजाद हुआ, मेडिकल व्यवस्था हमने मजबूत कर ली, मरने वालों को रोक लिया, लेकिन जन्मने वालों को नहीं रोका था। अब जन्मने वाले नहीं रोके तो जाहिर सी बात है बढ़ेंगे। 1971 से लेकर के 91 तक का वो दौर था, स्पेशली 81, 71 और 81 का स्पेशली वो दौर था जिस समय में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, मतलब काफी भयंकर विस्फोट हो गया। मान लो एक 25% तक हमारी ग्रोथ रेट है ना वो टच हो गई थी, और इतनी बढ़िया जनसंख्या बढ़ गई कि मतलब बाद में देखो रो यार बहुत बुरी हुई। बोला तब सरकार की आंख खुली, बोले यार ये तो बहुत बुरा। तब जाके सरकार ने योजनाएं चलाई, हम दो हमारे दो, है परिवार नियोजन कई तरह की, है ना, पुरुष नसबंदी करना शुरू किया। तब जाकर के मामला सेट हुआ कि चलो ठीक है, थोड़े थोड़े अब बस में आए हैं और अब कम कम होते जा रहे हैं। हाँ, तो वास्तव में ये सब हुआ। अब इसका पता है नुकसान क्या हुआ? आमतौर पर आप ये देखा करो, आमतौर पर ये देखा करो कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ना, सबसे ज्यादा जो लोग हैं, औलादे हैं, वो आप देखा करो मजदूर के घर में या फिर जो कोई गरीब आदमी होगा उसके घर में ज्यादा मिलेंगे औलादे।
जो पैसे वाले होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं ना, उनके तो एक दो मिलती है मुश्किल से भी, वो भी कई देवता धोखने पे होती है ना नहीं तो वो भी नहीं होती। तो आमतौर पर ये देखा करो कि मतलब ये चक्कर क्या है, जबकि गरीब के पास तो पैसा नहीं है, वो कहां से खिलाएगा, लेकिन फिर भी भगवान की दया से कोई कमी नहीं होती है ना। तो ये उल्टा है। अब यहां पर क्या हुआ, आप देखो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में अंतर देखो आप। साउथ इंडिया में पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते हैं, है ना, केरल जैसे जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता है वो, तो पढ़े लिखे लोग, तो उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी कम होगी। अरे पढ़े लिखे हैं कम, तो वो पहले से ही परिवार नियोजन अपना करके रखते थे, पढ़े लिखे थे। जबकि उत्तर भारत में आ जाओ, नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये है, समझ गए आप, बाकी बताने की आवश्यकता ही नहीं। साउथ वाले तो पहले भी यही कह रहे थे कि हम दो और हमारे दो, लेकिन नॉर्थ वाले कह रहे थे हम दो और हमारे गिन लो। मेरी कौन सुने ना थे, हाँ, हम दो और हमारे गिन लो, ये कहते थे। मतलब जनगणना वाले जाते थे, कितने हैं भाई, बोला हम तो ये है, अब गिन लो, बुलाता हूँ, बुढ़ा बुढ़ा, फिर वो भी बाद में हिसाब लगाता, एक बोर एक यार इतने कैसा दिए हैं, फिर बोलते अरे एक और रेगो है, ये ऐसे होता था, काले रेगो, बूढ़े रेगो है, और फिर वो ऐसे कई नाम बोल करके और फिर होते थे। तो वास्तव में ऐसा होता था। इसके बाद जो विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के अंदर जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है, उसका योगदान ज्यादा था, उन्होंने खूब बढ़ाई जनसंख्या। अब जनसंख्या बढ़ाई तो यह आंकड़ा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और यह आंकड़ा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली यह आंकड़ा बढ़ जाएगा कि नहीं। उन्होंने काम खराब किया लेकिन रिवार्ड अच्छा मिला कि नहीं, काम खराब किया लेकिन उन्होंने अपनी वोट वैल्यू बढ़ा ली। दक्षिण भारत वाले भाई साहब काम तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन लफड़ा हो गया, वोट वैल्यू कम हो गई कि नहीं। और दूसरा, राज्यसभा लोकसभा की जो सीटें हैं वो भी फिक्स की गई हैं। लोकसभा में कहा गया 7.5 लाख लोगों के ऊपर एक आदमी होगा लोकसभा में, राज्यसभा में 10 लाख लोगों पर एक सीट फिक्स की गई थी। भाई साहब ये भी लोकसभा राज्यसभा की सीटें भी नॉर्थ इंडिया वालों ने खूब बढ़ा ली इस आधार पे तो, और साउथ वाले बेकार काम। उन्होंने अच्छा काम किया लेकिन रिवार्ड अच्छा नहीं मिला उनको। अब इस बात का वो बुरा मान सकते थे और वो कह सकते थे कि हमें भी जागरूक होना है और हमें भी उत्तर भारत वालों से कंपटीशन करना है और जनसंख्या हमें भी बढ़ानी है। तो फिर सोचो हम लोग चीन से जल्दी आगे निकल जाते, कब के निकल सके। हमारी जनसंख्या ने, हमारे सरकार ने कहा योरा डटो, तुमने अच्छा काम किया, तुम्हें अच्छा रिवार्ड देंगे, टेंशन मत करो। 1971 से पहले हम ठीक थे, जितने नॉर्थ में उतने साउथ में, मतलब एक एवरेज था। तो एक काम करते हैं, आपने अच्छा काम किया ना, इसलिए हम लोग जो बाद में जन्मे नॉर्थ वालों ने जो इतना विस्फोट किया ना, उस विस्फोट को शामिल ही नहीं करते इलेक्शन में। और हमने कहा कि 1971 की जनसंख्या के अनुसार ही हम वोट वैल्यू निकालते हैं और चुनाव की सारी व्यवस्था उसके अनुसार ही करते हैं। तब जाके साउथ वालों ने बोला फिर ठीक है, बोला फिर ठीक है, हमारा योगदान रहेगा। तो वास्तव में इसके अनुसार ही करते आ रहे हैं। हमने कहा था कि ऐसा हम 2003 तक करेंगे, 2003 तक यही रखेंगे। फिर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई, उन्होंने आंख खोल करके देखा, जनसंख्या ही नजर आई, कुछ नजर नहीं आया। अटल जी ने दोबारा आंखें बंद कर ली, ओके कोई बात नहीं, ऐसा हम 2026 तक करेंगे। और 2026 तो भी आई नहीं है, आइए क्या, तो 2026 तक यही सब रहने वाला है। मतलब ये जो सब चल रहा है वो 2026 तक चलेगा। लोकसभा राज्यसभा की सीटें 2026 तक फिक्स रहेंगी, ये वोट वैल्यू वगैरह सारा 2026 तक फिक्स रहेगा। अब जब चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होगा, लोकसभा की राज्यसभा की सब सीटें बढ़ेंगी, बस जनसंख्या बढ़ी, सब बढ़ाए, वैल्यू वगैरह सब बढ़ेगी। अब इतनी सीटें बढ़ेंगी कि भाई साहब बैठने के लिए पुरानी संसद में जगह ही नहीं मिलेगी। इसलिए आपने देखा कि नहीं, नई संसद भवन बन रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, और जिसमें नया संसद भवन बनाया जाता है। इसका वजह यही है कि संसद भवन इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि ये इनको बिठा सके। अब बैठा तुम्हारे मामला थोड़ा सा क्लियर एकदम, इसलिए वोट वैल्यू और ये चुनाव वाला ये सारा याद हो जाएगा। अब तो इतनी सारी बात बता दी, अरे 2-4 बातें 5 बातें लगा करके मैं इसीलिए बताता हूँ, मसाला लगा करके कि अच्छा पच जाए तुम्हारे पेट में, है ना। अब सूखा फिर खिलाऊंगा तो पचेगा नहीं, तो तुम लोग इसको खाया करो फिर, हाँ भाई यार ये सब अच्छा था, क्लियर एकदम। अब सुनो देखो, अब हम बात करते हैं, दोबारा से आ जाते हैं और हमारे उस काम पर आते हैं जो तीसरे नंबर का काम था। दूसरे नंबर का काम हमने कर लिया था। दूसरे नंबर का काम जो है वो क्या किया था, न्यूनतम कोटा। अब न्यूनतम कोटे की बात करते हैं हम। तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रश्न मैं छोड़ करके गया था न्यूनतम कोटा को लेकर के। हमने इसका फॉर्मूला तो देख ही लिया था। फॉर्मूला ये देखा था हमने कि कुल जनसंख्या दी थी हमने, कुल वेद मत देखा था ना, जनसंख्या नहीं, टोटल वैलिड वोट, कुल वेद मत। और कुल वेद मत के बाद में प्लस क्या किया था, +1 किया था ताकि वो ना रहे, बराबर ना आए। और फिर हमने क्या किया था,
इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य, और निर्वाचित सदस्य के अलावा प्लस में क्या किया था, 1। इसका मतलब ये हुआ, मैंने जो उदाहरण बताया था उसके अनुसार वैलिड वोट कितने थे, 3000 प्लस 1, निर्वाचित सदस्य 1 प्लस 1, ऐसा करके और वो निकालना था हमें। अब बड़ी बात यह है कि न्यूनतम कोटा यदि नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। बड़ी बात है, यदि वो रामलाल का अपन ने उदाहरण लिया, वो रामलाल को यदि न्यूनतम कोटा नहीं मिला तो रामलाल क्या करेगा बेचारा, है ना वो समझने वाली बात है ना। तो या तो तुम्हारे तो जग मरवा सकता है लेकिन उधर नहीं मरवाएगा वो। तो सुनो देखो क्या करेगा वो, ध्यान रखना। ऐसी स्थिति में प्रश्न पूछा गया कि क्या करेगा, मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूं। यदि किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम कोटा नहीं मिलता है हमारे देश के राष्ट्रपति चुनाव में, और कहीं पर भी हम ये लागू करते हैं, ये जो प्रणाली मैं जिसको बता रहा हूं एकल संक्रमणी है, तो क्या होगा ध्यान रखना। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम दोबारा मतगणना करेंगे, रीवोट काउंटिंग करेंगे, दोबारा से वोट गिनेंगे। तुम्हारे प्रश्न में एक और प्रश्न चलना चाहिए दिमाग के अंदर कि मास्टर साहब दोबारा मतगणना से वोट कैसे बढ़ते हैं। यदि किसी आदमी के पास 10,000 रुपए हैं, वो 2 बार गिनेगा तो कौन सा 21 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 1-2 नोट सरक जरूर सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होंगे। ये ज्यादा कैसे हो जाते हैं दोबारा मतगणना से, लेकिन करना यही है। देखो वोट बढ़ते कैसे हैं वो मैं बताऊंगा तुम्हें। वोट बढ़ते हैं यहां पर, और वोट बढ़ने का मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे रेवड़ियां बांट दी जाए, उसमें जनता का पूरा रोल होना चाहिए, जनता का पूरा रोल होना चाहिए। तो ये सब डाउट तुम्हारे दिमाग में चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम, और इसी वोट बढ़ना और मतगणना में कैसे बढ़ते हैं उसके लिए हमें तीसरा काम देखना पड़ेगा। और जो तीसरा काम है वो बेनाम है, उसका कोई नाम नहीं, लेकिन फिर भी बहुत नाम है उसका। और जो तीसरा काम है उसके अंदर हम क्या करने हैं, देखो इस काम के तहत हमें कुछ ध्यान रखना होता है। चुनाव के अंदर कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है, जो निर्वाचन मंडल के जो सदस्य हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर हैं, उन लोगों को कहा जाता है कि जब आप वोट देने जाओ, जब आप वोट देने जाओ, जो एमएलए एमपी है इलेक्टेड उनको, तो आप लोग सभी कैंडिडेट को वोट दे के आओगे। देखो कई बार ऐसा होता है, आपको मैं ये बता रहा हूं, एक तो हम लोग चुनाव होता है अपना, चुनाव के अंदर हम लोग जाते हैं और जा करके जिसको भी ऐसे आमतौर पर सभी को वोट देना तो आता ही है ना, वोट देना आता है। ऐसे आजकल ईवीएम मशीन बनी हुई है, ईवीएम मशीन के अंदर ऐसे खाने बने होते हैं, कैंडिडेट का नाम लिखा होता है ऐसे, और कैंडिडेट का नंबर, ऐसे भाई कितने आदमी है उनका नाम, और उनके नाम के आगे उनका इलेक्शन सिंबल, इलेक्शन सिंबल के आगे ऐसे बटन बना होता है, और उस बटन को हम दबा देते हैं, जो हमें पसंद होता है उसको मशीन चू की आवाज बोल जाती है और अपना वोट चला जाता है। ऐसा हम वोट देते हैं नॉर्मली अपने जितने भी वोट होते हैं उनमें। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसे वोट नहीं होते हैं। वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। क्या पता कभी एमएलए एमपी बनने का भाग्य मिल ही जाए। जब चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम तो काफी अच्छी स्थिति में है। एमएलए एमपी का ही तो सोच रहे, हम तो मंत्री का भी नहीं सोच रहे। तो उस स्थिति में तुम्हें वोट कैसे दे के आना है वो सोच लेना, क्योंकि आज हमारे कई एमएलए एमपी को वोट देना नहीं आता, इसलिए उनका वोट इनवैलिड हो जाता है, हाँ रद्दी हो जाता है उनको। सोचो इतने मेहनत करके भी वो वहां पहुंचे, फिर इतना बेइज्जती करवा के आ जाते, तो मामला बेकार है कि नहीं है। तो फिर ये मामला हमें आना चाहिए। इसके लिए सुनो ध्यान से क्या करना है, इसके लिए क्या करना है। ये जो निर्वाचन मंडल के आदमी है, या मान लो अपन लोग सारे एमएलए हैं, हम लोग यदि राष्ट्रपति को वोट देने जाएंगे तो मान लो अब की बार हम रामलाल को सरपंचों का चुनाव नहीं, सरपंच तो जीत गया था वो, अब उसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा रहे हैं। और अब की बार अपना रामलाल जो है वो यहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है 2 नंबर के अंदर, ये रामलाल है। और हम लोग सारे एमएलए हैं या एमपी हैं और हम रामलाल को जिताना चाह रहे हैं। सही बात है। जैसे हम वोट देने गए, हम गए जाकर के 1 नंबर पे रामलाल के बटन को दबाया, मशीन को डेढ़ भी से, मशीन कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप ही बैठी रहेगी। मेरी सुन ले, मैं जो बोलूंगा वही बोलेगी, तुम मत बोलो। मैं बोलूंगा मशीन बोलेगी, तुम बोलेगी, मैं बोलूंगा नहीं बोलेगी तो नहीं बोलेगी, तो छोड़ो चुपचाप बैठा रहो। बॉस जो बोलेगा वही होगा, ध्यान समझ गया। तो सुनो, मशीन नहीं बोलेगी, चुपचाप बैठी रहेगी। अब क्या करना होगा, क्यों नहीं बोल रही, इसका मतलब अपना वोट गया नहीं है। चुनाव प्रणाली यह कहती है कि आपको अपनी पसंद के अनुसार, चॉइस के अनुसार सभी कैंडिडेट को वोट दे के आना है। चॉइस के अनुसार कैसे, जैसे मान लो हमने 1 नंबर पे दिया और हमें लगता है कि मान लो रामलाल नहीं जीते, तो हमारी सेकंड चॉइस कौन सी है। हम सोचते हैं यार इधर श्यामलाल है सेकंड नंबर पे, ये मेरी चॉइस है, ये जीतना चाहिए, ये नहीं जीते, तो हमने सेकंड नंबर पे इसको दबाया।
फिर मान लो ये नहीं, दोनों भी नहीं जीते हैं, तो तीसरी चॉइस ये है यार ये जीतना चाहिए, फिर हमने तीसरे नंबर पे इसको दबाया। ये तीनों भी नहीं जीते तो ये चौथे नंबर पे इसको दबाया। ये हमारा दुश्मन था, लेकिन फिर भी यदि इसको वोट देना है तो हमें पांचवी लास्ट चॉइस करनी पड़े, लेकिन इसको भी हमें दबाना ही पड़ेगा 5 नंबर। जैसे ही आपने इसको वोट दिया, 5वां बटन दबाया, वैसे ही आपका वोट जाएगा किसको? रामलाल। और तब जाएगी, तब मशीन बोलेगी चूं की आवाज। ध्यान से सुन लो, सारी चीज समझ में आ जाएगी। और अपना वोट गया किसको? इसी को गया है। लेकिन हमें पसंद सारी पूछी है, पसंद सारी पूछी, भाई ये नहीं जीते तो कौन सा जीतना चाहिए। ऐसे ऐसे चॉइस के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे के आना होता है। वोट इसी को गया, ये सब हमने चॉइस के अनुसार बताया। जब वोट गणना होगी और मिनिमम कोटे की बात आती है, पहली बार में यदि मिनिमम कोटा मिल जाता है तो ठीक है, अपनी ये चॉइस कोई काम नहीं आती है। लेकिन यदि मिनिमम कोटा नहीं मिले, मिनिमम कोटा नहीं मिले, दोबारा मतगणना हो, ऐसी स्थिति में आपकी ये चॉइस काम आती है। जैसे मान लो गणना हुई और गणना होने के बाद में किसी को भी मिनिमम कोटा नहीं मिला, जो एक क्राइटेरिया फिक्स है कि इतना चाहिए, वो नहीं मिला किसी को भी। ऐसी स्थिति में क्या होगी? दोबारा मतगणना होगी मेरे बताए अनुसार। भाई मिनिमम कोटा नहीं मिला, दोबारा मतगणना होगी। दोबारा मतगणना से पहले एक काम किया जाएगा, और वो काम क्या होगा? इन कैंडिडेट में जिस भी कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले हैं, जिस भी कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले, उसको चुनाव से बाहर कर देंगे। उसको बोलेंगे कि बेटा तूने सबसे कम प्राप्त किया, इसलिए तू नहीं जीत सकता, इसलिए तू बाहर चला जा। और उसको बाहर भेजने के बाद उसके जो वोट है ना, वो अन्य कैंडिडेट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, अन्य कैंडिडेट में। जैसे कैसे? मान लो रामलाल ने अब की बार अपनी बेइज्जती करा दी, सबसे कम इसी ने प्राप्त किए हैं, तो इसको चुनाव से बाहर कर देंगे। ले बेटा जा तू, तेरा चुनाव में कुछ नहीं होगा। इसको धक्का देके बाहर काट देते हैं, इसको कि बाहर निकालो इसको, तो ये निकाल दिए इसको। अब जैसे ये बाहर चला गया तो इसके वोट सब में बांट दिए जाएंगे। अब यदि बांट दिए जाएंगे तो फिर तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया ना, कि ऐसे भाई साहब रेवड़ियां बांट दी, सबने, जनता ने पसंद किया था, फिर भी ऐसे ही बांट रहे हो। लेकिन ये रेवड़ियां नहीं बढ़ती, ये जो वोट बढ़ते हैं वो पब्लिक के जो वोटर्स हैं, अपने वोटर्स जो हैं, वो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। जैसे हमारी पहली चॉइस कौन सी थी? अब रामलाल तो बाहर हो गया ना। हमारी सेकंड चॉइस कौन सी थी? अब हमारी वोट जो है वो इधर संक्रमित हो जाएगा, इधर संक्रमित हो जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। हमारी सेकंड चॉइस है वो हमारी फर्स्ट चॉइस बन जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिन्होंने फर्स्ट चॉइस इसको बनाया होगा तो सेकंड इसको बनाया होगा, वो वोट इसको चला जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सेकंड चॉइस इनमें से बनाया होगा, वो वोट इसको ट्रांसफर हो जाएंगे। बताओ सबके वोट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? वोटर्स की पसंद के अनुसार बढ़ रहे हैं या फिर चुनाव आयोग ऐसे रेवड़ियां बांट रहा है? इसमें पूरा लोकतंत्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम्हें? और हमारी पसंद दिख रही है कि हमने इसको नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं हाँ यार ये भी मेरी पसंद थी, सेकंड होगी, लेकिन मेरा वोट इसको भी था, ये मेरी सेकंड चॉइस थी। हम ये कह सकते हैं हाँ यार ये भी मेरी चॉइस थी जो मेरी जीती। इसमें हमारी चॉइस पसंद आती है, उसमें सारे लोग। अब ऐसी व्यवस्था यदि सारे चुनाव में कर दी जाए ना, सरपंचों का वोट होगा, हम लोग वोट मांगेंगे, यार मेरे को वोट देना, कोई आकर बोलेगा मेरे को वोट देना, हम बोलेंगे यार मैं तेरे को वोट नहीं दूंगा, तू मेरे को अच्छा तो लगता है, लेकिन तेरे से भी अच्छा मेरे को फलाना आदमी लगता है, वो मेरा व्यापारी, मैं उसको वोट दूंगा। हाँ तू यदि कहता है तो सेकंड चॉइस तेरी, सेकंड चॉइस, तो वो बोलेगा ठीक है दादा पहली मत देना, लेकिन दूसरी तो मेरे को दे देना। अब उसको उससे भी फायदा होगा, मान लो मिनिमम कोटा नहीं मिले, अपनी सेकंड चॉइस, फिर उसका वोट, अपना वोट भी उसको मिल जाएगा, फिर वो सेकंड गणना होगी। तो ऐसे करते हुए मतगणना के बाद ये जब बढ़ जाते हैं तो बताओ सबके बढ़ेंगे कि नहीं? न्यूनतम कोटा की तरफ बढ़ेगा कि नहीं मामला? और मान लो बढ़ा फिर भी न्यूनतम कोटा नहीं मिला तो तिबारा होगी, तिबारा में भी वही काम होगा, जिसके कम है उसको बाहर कर दिया जाएगा। मान लो तिबारा में ये बाहर हुआ तो फिर अपना थर्ड चॉइस है अपनी फर्स्ट चॉइस बन जाएगी। मान लो ये बाहर नहीं हुआ और कोई बाहर हुआ तो हमारी चॉइस तो वही रहेगी, हमारी चॉइस नहीं हिलेगी वही चॉइस जिसका कैंडिडेट बाहर होगा। तो ये सारा काम किया जाएगा तब जाकर के काम होगा। अब मुझे बताओ क्या दोबारा मतगणना में वोट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? अब समझ में आया बढ़ना कैसे बढ़ते हैं? और आप मुझे एक बात बताओ, इसमें पूरा लोकतंत्र आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा?
ये हमारे देश की राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली थी, बड़ी अटपटी थी। और मैं जानता हूं बहुत सारे मास्टर इसको ऐसे ही स्किप करके निकल जाते हैं। मैंने देसी उदाहरणों से तुम्हें समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है तुम सबके दिमाग में ये चीज बैठ गई होगी। अब जिसको भी न्यूनतम कोटा मिल जाएगा उसको हम राष्ट्रपति बना देंगे और बोलेंगे कि लो महाराज आप 5 साल तक हमारे देश के राजा हैं। इस तरह से चुनाव प्रणाली गुजरती है। बोलो बैठ गई पूरी? किसी को कोई डाउट हो तो बोल देना, नहीं तो फिर बाद में आगे चलेंगे। क्लियर? अब सुनो, डाउट मेरे दिमाग में है कुछ जो तुम्हें बताने हैं। आपके दिमाग में ये उड़ चलना चाहिए कि मास्टर साहब चलो ठीक है आपने ये बता दिया और ये बता करके ऐसा होता है दोबारा मतगणना की जाती है, लेकिन क्या हमारे देश में मिनिमम कोटा मिल जाता है या फिर बार बार हमें भी दोबारा मतगणना करनी पड़ती है? तो सुनो, अभी हम बात करेंगे आर्टिकल 58 के अंदर योग्यता दी गई है, क्वालिफिकेशन, और उस योग्यता के अंदर ऐसी क्वालिफिकेशन दी गई है जिसमें हमें ये बार बार इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ज्यादा कैंडिडेट चुनाव मैदान में होते ही नहीं, वो क्वालिफिकेशन में हम बात करेंगे तब। तो अक्सर हमारे यहां मिनिमम कोटा मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी एक बार ऐसा हुआ, केवल एक बार, सिंगल टाइम, कि हमारे देश में मिनिमम कोटा नहीं मिला। देश में न्यूनतम कोटा नहीं मिला, केवल एक बार ऐसा हुआ। अब वो एक बार समय कौन सा था जब एक बार ऐसा हुआ कि मिनिमम कोटा नहीं मिला? तो सुनो, वो समय था 1961 का। 1961 की बात है, जिस समय में राष्ट्रपति चुनाव मैदान 61 नहीं सॉरी 69 1969 की बात है, जिस समय में मिनिमम कोटा नहीं मिला था, केवल एक बार। अब मैं आपको बता दूंगा, आप लोग रट लोगे इसको कि ठीक है 1969 ऐसा हुआ, ये हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको उस समय से मैं थोड़ा गुजारूं और आपको 2 4 5 बातें और लगा करके बताऊं ताकि आपके दिमाग में वो चीज परमानेंट बैठे। अब आप यदि ये योग्यता रखते हो तो मैं बताऊं उस समय, नहीं तो मेरे को क्या मतलब है मैं आगे बढ़ जाऊं और तुम्हें बोल दो कि छोरो रट के आ जाना इसको कल, नहीं तो लट मारूंगा और तुम रट के आ जाना कि भाई इस समय में हुआ था। बताऊं क्या क्यों हुआ ऐसा? सुनो बात क्या थी। हमारे देश में इस समय में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, वो समय था 1966 का, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई थी 66 के अंदर। देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी की मौत हुई और मौत होते ही हमने जो है वो ये सोचा कि कौन बने। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नाम थे जो क्या बनते, प्रधानमंत्री बनने लायक थे। अब ऐसे में यदि एक आदमी को प्रधानमंत्री बना दे तो 4 5 नाराज होकर के भाग जाएं और कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता था। अब जैसे मान लो बीजेपी में मोदी के बाद कोई ऐसे कई नाम आ जाए और वो कहें कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, और उनमें से किसी एक को बना दे तो बाकी के नाराज हो जाएंगे कि नहीं, कोई अलग पार्टी बना लेगा, कोई क्या कर लेगा। ऐसी कांग्रेस में स्थिति थी। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे इस समय में जो आजादी की लड़ाई भी लड़े हुए थे, क्योंकि 66 की बात है, आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। और कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग थे, उन प्रभावशाली लोगों को हम लोग सिंडिकेट के नाम से जानते थे। सिंडिकेट एक ग्रुप था कांग्रेस के अंदर प्रभावशाली लोगों का। अब सिंडिकेट के लोगों ने दिमाग लगाया कि यार, और ये सीनियर आदमी थे सारे, कि हम क्या करें ऐसा कि हमारे पीएम भी बन जाए अगला और पार्टी में बंटवारा भी ना हो, पार्टी को नुकसान भी ना हो। सब लोगों ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया और इन्होंने सोचा कि हम सबकी चले कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं। तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, जो लड़की एकदम नई नई लड़की थी, कुछ नहीं जानती थी। और इन्होंने सोचा कि यार ये हमसे पूछ करके सारा काम करेगी तो अपने आप ही चलेगी, अपने ये तो केवल बैठी रहेगी, इसका तो नाम होगा मनमोहन सिंह जैसे, और काम अपना चलेगा पूरा का पूरा, हम जो कहेंगे वही चलेगा। इसलिए इसको बना दिया 1966 में। और वास्तव में इंदिरा गांधी आराम से, कुछ राज्यसभा की सदस्य थी, कभी लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था और कुछ नहीं जानती थी, एकदम नई लड़की थी, और इसको बना दिया। चलती इन डोकरों की थी सबकी, बूढ़ो आदमी सीनियर इसीलिए बोल रहा हूं मैं ना, उनकी चलती थी। तो इंदिरा गांधी चुपचाप बैठ रही थी, इसलिए इंदिरा गांधी का शुरुआती जो दौर है ना प्रधानमंत्री का, आपने कभी सुना हो, उनको गूंगी गुड़िया के नाम से जाना जाता था। मनमोहन सिंह से भी हालत खराब थी, सोचो, वो कभी कभी तो ऐसे करता था, ये उससे भी बेकार हालत थी, एकदम ऐसे बैठ रहती थी गूंगी गुड़िया। सब कुछ किनका चलता था? इन सिंडिकेट वालों का, कांग्रेस के सीनियर नेताओं का। समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय आ गया 1966, ये 69। इस समय में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मौत हुई, वो आदमी थे जाकिर हुसैन।
जाकिर हुसैन साहब की मौत होगी 1969 में। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, और तीसरे नंबर के थे जाकिर हुसैन, जो 66 में तो बने थे। इनका 1966 के अंदर इलेक्शन हुआ था, और ये जो है 67 में, सॉरी ना 67, क्योंकि 50 पिछला जो है वो 62 में हुआ था, तो 67 में इलेक्शन होकर के और 69 के अंदर ही जो है ये पद पे रहते हुए मर गए। पहले राष्ट्रपति जिनके पद पे रहते हुए मौत। अब पता है राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। उपराष्ट्रपति को तुरंत प्रभाव से क्या बनना पड़ता है? उस समय हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है वो उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने तुरंत प्रभाव से पद संभाल लिया और अपने आप बन गए राष्ट्रपति बन गए। ऐसे राष्ट्रपति को हम क्या बोलते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट। देश में पहली बार यदि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मौत हुई तो हमारे देश में पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन सी सन में बना, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कौन सा सन बताओगे? क्योंकि उसी समय में तो मौत हुई। वो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम क्या बताओगे? क्योंकि उपराष्ट्रपति उस समय कौन थे? उससे पहले कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने थे, पहले थे। अब पक्का है हमारे देश में कोई भी पोस्ट जब खाली हो जाती है, जहां इलेक्शन होता है, तो आमतौर पर सभी पदों के लिए व्यवस्था की गई है कि वो पद 6 महीने से ज्यादा समय तक खाली नहीं रहता, चाहे वो वार्ड पंच, सरपंच या फिर एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, कोई भी पद क्यों ना हो, 6 महीने के अंदर अगला चुनाव करवाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यह आदमी भी, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? 6 महीने में अगला चुनाव होगा ही। अगले चुनाव का माहौल हो गया। अब अगला चुनाव होगा तो मैंने चुनाव व्यवस्था पूरी बता दी आपको। जिस पार्टी के एमएलए एमपी ज्यादा होंगे उसी पार्टी का राष्ट्रपति बनना आमतौर पर फिक्स हो जाता है। तो यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और बहुत सारे राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी। इसका मतलब राष्ट्रपति किसकी तरफ से बनेगा? प्रधानमंत्री कौन थी? कुछ बोलती थी क्या? करेगा कौन? यानी राष्ट्रपति कैंडिडेट कौन डिसाइड करेगा? सिंडिकेट करेगा, है ना। ये लोग बताएंगे कि कौन होगा। ऐसे में इन लोगों ने राष्ट्रपति के लिए एक नाम फिक्स कर दिया जिसका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। ये नीलम संजीव रेड्डी को फिक्स कर दिया कि यह आदमी जो है वो हमारे लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रपति कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, इसको पूछा ही नहीं, बोले ये होगा। अब ऐसे में पता है क्या हुआ? इंदिरा गांधी जो वास्तव में कभी बोलती नहीं थी, अचानक पता नहीं कैसे बोलने लगी, कहां से बोलियां आने लगी। इंदिरा गांधी ने देखा और अच्छा बेटा मेरे को पूछा ही नहीं, क्या होगा? नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति होगा। इसने तुरंत प्रभाव से बोला मेरे को नहीं पूछा, मैं प्रधानमंत्री हूं, मेरे को नहीं पूछा। मैं आ गई, सारे डोकरों की मीटिंग बुला ली, आ जाओ इधर, आ जाओ, बैठो सारे। किससे पूछ करके बोला आपने? ये बोले बेटी काल की जाएडी, तेरे को हमने बनाया। अरे तू हमें बोल रही, किससे पूछा? हमें आंख दिखा रही है, मारी बिल्ली मार कोई म्याऊं बोल रही है, समझ रहे हो? है तो बोले हमने बना दिया, मान ले चुपचाप, हमने बना दिया। अच्छा तुमने बनाया, मेरे को नहीं पूछा, मैं नहीं मानूंगी कि ये होगा। मना कर दिया साफ साफ, नीलम संजीव रेड्डी मेरी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति नहीं होगा। कांग्रेस के प्रधानमंत्री हो, पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री होने के नाते मैं ये अनाउंस करती हूँ। पता नहीं क्या कहलाता था ये रिश्ता, भगवान जाने, लेकिन मना कर दिया। बोले नहीं। अब डोकरों ने सोचा यार ऐसे अपन इसकी बात मान लिए तो ये तो अपनी चलाने लग जाएगी, इतना कैसे बोलने लगे। इनमें भी मैं आ गई, क्योंकि इनको भी पता है कि हम इसको जब बहुमत दे रखें तभी तो पद पर है ये, और आज ये बोलने लगी, इसको आज ही दिखानी पड़ेगी औकात, नहीं तो कल और बोलेगी। और हम साथ नहीं तो बहुमत नहीं, बहुमत नहीं तो ये नहीं। डोकरों ने भी कह दिया बेटी यही होगा, कुछ भी हो जाए इसे, यही होगा। दोनों में खिंच गई मैं तगड़ी। अब ये बावड़ी बावड़ी घूम रही, बोले यार क्या करें, तो मान ली, क्या करें, चैलेंज भी करके आ गई, ये नहीं होगा। ये सब देख रहा था वीवी गिरी। वीवी गिरी देख रहा था, चुपचाप आ गया इंदिरा गांधी के पास, और इंदिरा गांधी को आके बोला मैडम एक बार मेरे को मौका देके देखो, दिखा मेरे को मौका देके देखो। और इंदिरा गांधी ने बोला अच्छा बेटा मौका तो दे दूंगी तेरे को, लेकिन बेइज्जती तो नहीं करवा देगा? बोला नहीं, बिल्कुल बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। इंदिरा गांधी ने डन कर दिया। इंदिरा गांधी ने डन कर दिया कि मेरी तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी नहीं होगा, मेरी तरफ से जो उम्मीदवार होगा वो कौन होगा? ले भाई साहब, पार्टी एक और कैंडिडेट एक, इंदिरा की तरफ से, दूसरा सीनियर लोगों की तरफ। सीनियर डोगरों ने सबका दिमाग खराब, अच्छा हमें आंख दिखा रही है। तुरंत प्रभाव से बोला इंदिरा गांधी हमारी पार्टी में है ही नहीं, हम इसे रिजेक्ट करते हैं, ये रिजेक्ट है आज से।
पार्टी से बाहर निकाल दिया और हम इसको बहुमत नहीं दे रखे। और इन्होंने कहा ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस ओ। आजादी के बाद भी ऐसा हुआ 1969 में कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के और कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई, एक तो रिजेक्ट कांग्रेस और एक ऑर्गेनाइजेशन। रिजेक्ट तो इंदिरा वाली थी जिसको बाहर निकाल दिया गया, और ऑर्गेनाइजेशन ये था। पार्टी एक, कैंडिडेट दो, एमएलए एमपी बढ़ जाएंगे एक नहीं बटेंगे। मिनिमम कोटा मिलेगा क्या? इसलिए न्यूनतम कोटा नहीं मिला तो क्या होती है? बोलो दोबारा मतगणना होगी कि नहीं होगी? ऐसा 1969 में इसलिए हुआ। मैं ये बताना चाह रहा था तुम्हें। रटने वाला तो रट सकता था एक ही बात में, 1969 में ऐसा हुआ, रट दो चेप दो चेप दो। लेकिन ये चीज याद रखना आप लोग, अब याद रख पाओगे शायद, क्योंकि कोई चीज हमारे सामने होती है तो हम लोग ज्यादा जानते हैं कि यार ये ऐसा हुआ है। कम पढ़ लो लेकिन गुणवान पढ़ो। और इसी तरह से आगे सारा मेरी कोशिश होगी कि कहानियों के माध्यम से, तुम्हें किस्सों के माध्यम से तुम्हारे सामने ज़्यादा चीज़ें गुजार सकूं, क्योंकि जो चीज़ हमने प्रत्यक्ष रूप से देखी होती है वो हमें याद रहती है। हमें याद रहेगा मरते दम तक कि नोटबंदी किसने किया था, लॉकडाउन किसने लगाया था, हमने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी याद रहेगा क्योंकि ये सब हमने देखा है ना। तो जो चीज़ हम जीते हैं साथ में, वो चीज़ कैसे भूल सकते हैं? कोशिश करो जीके को, बस यही याद करने का तरीका है कि इसको साथ में जियो, इसको साथ में रखो, अपने आप चीजें बैठती। अब सुनो, एक और काम हुआ। फिर काम ये हुआ, आपको लगना चाहिए, प्रश्न ये आना चाहिए, सर इन्होंने साथ छोड़ दिया तो फिर ये तो पद पे रही नहीं होगी, हट गई होगी। लेकिन भाई साहब, डूबते को तिनके का सहारा भी खूब होता है, जो हिम्मत करता है उसको मदद भी कोई ना कोई करता ही है। तो यहां पर साउथ इंडियन कुछ पार्टियां थी जिन्होंने इंदिरा को बोला कि मैडम जी आप पद पे बने रहो, ये लोग साथ छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपका साथ दे रहे हैं। कुछ एमपी इनके साथ पहले से थे जो जिन्होंने इनको खुद को बना रखा था अपने पायलट की, जैसे भाई हाँ मेरे साथ देना, ऐसे ये दे रखे थे। और वो जो है वो साउथ इंडियन पार्टियों ने साथ दे दिया, इसलिए बहुमत रहा। और इनको फिर से झटका लगा, और यार हम तो सोचे थे पद से हट जाएगी, लेकिन नहीं हटी। और भाई साहब, अब डोकरों को समझ में आ गया कि ये गूंगी गुड़िया कैसे बोल रही थी, कौन बोलने के लिए कर रहा था इसको, कौन बोलने के लिए कह रहा था इसको, ये सब कहां से सीख रही थी ये। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप ही पता चल गया कि गुड़िया कब बोलने लग गई। इस समय में बोलने लगी, और भाई साहब ऐसा बोली, ऐसा बोलना सीखी कि तुमने देखा होगा इंदिरा गांधी के कारनामे, क्या क्या प्रधानमंत्री थी यार, दुनिया के अंदर पावरफुल लेडी, निर्णय लेने में एकदम अचूक, कोई सोचना नहीं, कुछ नहीं। मोदी की लहर कुछ नहीं है, इतने भयंकर लहर चल रही थी इंदिरा गांधी। ये लहर कैसे चली वो सुनो ध्यान से। हम कभी बात करेंगे आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब, कि 1969 में जब इंदिरा गांधी ने इनके सपोर्ट से पार्टी बना करके काम किया, तो भाई साहब ये 69 से 70 का वो दौर था जिस समय में इंदिरा गांधी ने इतने भयंकर कार्य किए, इतने भयंकर कार्य किए कि जनता के दिलों पर शासन करने लगे। इसी समय में इसने, इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, नेशनल बैंक बनाए। लोग बैंकों में पैसा जमा कराते, बैंक की भाग जाते थे, मटकी में डाल डाल करके रखना पड़ता था पैसा घरों। इंदिरा ने कहा पैसा इधर जमा कराओ, ये सरकारी बैंक का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आजकल उन बैंकों को बेचा जा रहा है, आजकल उनको मर्ज किया जा रहा है, लेकिन ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 69 में इंदिरा गांधी ने किया। जनता को अच्छा लगा, यार ये तो बहुत अच्छा काम है। इसी समय में इंदिरा गांधी ने नारा दिया, आपको याद होगा, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, याद कर लेना। 80 इस समय दिया था। गरीब लोग ज्यादा थे, गरीबों ने सोचा वास्तव में ये हमारी गरीबी हटा देगी। उनको पता नहीं था गरीबों को हटा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी पता था कि गरीबी हट जाएगी। उम्मीद है तो सब कुछ है। हम उम्मीद लेकर के बैठे, यार वास्तव में हटाएगी, खतरनाक काम करने लगे। उसी समय में एक कानून था भाई साहब, बहुत तगड़ा कानून था, और वो कानून था प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स के नाम से कानून हुआ करता था। पर्स का बोले तो पॉकेट बटवा। राजा महाराजा जो थे ना, बहुत सारे राजा महाराजा थे, जब हम आजाद हो रहे थे तब रजवाड़ों का देश था, और राजा महाराजाओं को लोकतंत्र में आने में बड़ा जोर आया था। रो रहे थे बापड़े आते समय कि हमारा राजपाट चला जाएगा। सरकार उनको लालच दे रही थी, अरे राजाओं आ जाओ इधर, तुम्हें घर बैठे बैठे तनख्वाह देंगे, वीआईपी सुविधाएं देंगे तुम्हें, और बहुत सारी फैसिलिटी देंगे। राजा महाराजाओं के पास पैसे की कोई कमी थी क्या? भाई साहब खजाने भरे पड़े थे, लेकिन फिर भी जो है ना, वो उनको वेतन भत्ते दिए जाते थे, वीआईपी सुविधाएं जाते थे। राजा या राजकुमारी मार्केट से निकलते थे, सब लोग चुप उधर मुंह करके खड़े हो जाओ सारे के सारे। राजा या राजकुमारी निकलते थे, लोग इतने डिस्टर्ब हो रहे थे, पैसा जनता का थाक नहीं था।
और जनता का पैसा उनको जाता था जिनके पास पहले से ही पैसा है। क्या वो पैसा वास्तव में उनको मिलना चाहिए क्या? नहीं। जो सुविधाएं उनको दी जाती थी वही प्रीवी पर्स कानून कहलाता था। राजा महाराजाओं के पर्स में अपने आप ही प्री के अंदर पैसा आ जाता था। तो याद रखना प्रीवी पर्स क्या था, याद हो जाएगा आराम से। इस प्रीवी पर्स को इंदिरा गांधी ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। बोले प्रीवी पर्स नहीं होगा। जनता खुश होगी, रो वाह। इंदिरा ने कहा ये पैसा गरीबों के लिए जाएगा ताकि गरीबी हटेगी। सब खुश हो गए, वाह बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, ये तो इंदिरा वास्तव में बहुत चौखी है। और लो भाई साहब चारों तरफ इंदिरा इंदिरा इंदिरा, मजा ही आने लग गया जनता को कि यार ये तो वास्तव में। और ये और बोलती जा रही है ये तो मेरे को ये लोग काम करने नहीं दे रहे थे पहले, नहीं तो मैं अभी तक देश को कनाडा बना देती, जापान बना देती, त्यार ने देश का तकदीर बदल देती, अच्छे दिन आ जाते कब के ही, आज तक हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। जनता इन पर गुस्सा खाने लगे और यार ये तो वास्तव में बेकार लोग थे, ये तो इंदिरा गांधी अच्छा काम कर रही है, लोग बढ़िया, मजा आने लग गया। इतने में पता है इंदिरा गांधी ने क्या किया? हमारा इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, वो 1967 में हुआ था, चौथी लोकसभा का चुनाव, और ये लोकसभा ही चल रही थी उस समय। तो ये जो लोकसभा जो चल रही थी ये 67 में चली है, तो कब तक चलनी चाहिए? 67 में बनी है तो 72 तक चलनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने 1971 में कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रही हूं, और राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दी और प्रधानमंत्री पद से हट गई, खुद ही हट गई। जनता देखो रो, प्रधानमंत्री तो मजा आ रही जो, और ये अचानक से कैसे हट गई? अच्छा काम कर रही थी और अचानक से कैसे हट गई? इंदिरा गांधी ने कहा मैं ये काम तो कर रही हूं, इससे भी अच्छा काम करती, परंतु मेरे पास बहुमत नहीं है। और बहुमत कौन दे रहे थे? साउथ इंडियन पार्टियां, वो बापड़े सही थे, उन पर वो डाल दिया ये लोग मेरे को सही तरीके से साथ नहीं दे रहे और ये मेरे को सही काम नहीं करने दे रहे, नहीं तो मैं पता नहीं और कितना अच्छा काम करूं, उनका और बापड़ों का नाम खराब कर दिया और जनता को इमोशनल किया। यदि मेरे से ऐसे ही काम करवाना चाहते हो तो मेरे खुद के हाथ मजबूत करो, मेरे खुद के हाथ मजबूत करो, तब जा करके मैं ऐसा काम करूंगी, नहीं तो मेरे को मजा नहीं आ रहा, मैं नहीं चाहिए। जनता देखो रो यार बहुत बढ़िया, तो हमारी इंदिरा हट गई। इमोशनल, हम भारतीय इमोशनल है, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, समझ रहे हो? पहले तो आप ये सुनोगे राष्ट्रपति भी चुनाव किसने जिता लिया था, तुम्हें पता है? इंदिरा गांधी ने। जीता कौन इस चुनाव में? डोगरों के पटकनी लगा दी कि नहीं लगा दी? बेचारे डोगरे जाकर के बोले यार बेइज्जती हो गया तो बहुत बुरी, हमने इसको लगाया, ये गूंगी गुड़िया बोलना भी सीख गई, बोल करके जीता भी ले गई। बेइज्जती थी कि नहीं थी? आजादी के परवानों की बेइज्जती थी, सोचो। अब इंदिरा गांधी इस समय में 70 के अंदर पद से हट गई, और कांग्रेस किन की थी? इनकी। कांग्रेस को अपने बाप दादाओं की पार्टी समझते, वास्तव में जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू थे कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के नाम से तो जीते आ रहे हैं। आज भी गांधी नेहरू परिवार ही है जो कांग्रेस का मैन है। आज राहुल गांधी, ये सब सोनिया गांधी, ये सब नेहरू परिवार से ही तो हैं सब। तो आज भी अपने आप को, तो सोचो ये पार्टी से इनको निकाल दिया गया था, इंदिरा पे क्या बीत रही होगी सोचो, खुद की पार्टी से इनको निकाल दिया गया, और पार्टी से निकल करके रिजेक्ट कांग्रेस रहते हुए काम कर रही थी। 1970 के अंदर जब ये पद से हटी, दिसंबर के अंदर इस्तीफा दे दिया, तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी किसी प्रधानमंत्री ने खुद को हटने की सिफारिश की, और हमारी लोकसभा समय से पहले भंग हुई। और वो लोकसभा कौन से नंबर की थी? चौथे नंबर। ये बड़ा प्रश्न है, याद रखना, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों हुई थी वो बता रहा हूं मैं, तो तुम्हारे सामने से गुजर रही है वो चीजें, ध्यान रखना। इन जनता को मजा आने लगा था काम मेरे, उसी समय हट गई और बोली मेरे खुद के हाथ मजबूत करो, तब ऐसा होगा। 1971 में जनवरी के अंदर चुनाव दोबारा हुए लोकसभा के, और जब दोबारा चुनाव हुए तो इन्होंने कहा, सिंडिकेट वालों ने, सीनियर लोगों ने, अरे वाला हमें ये काल की जाएडी चोरी हमें रहेगी, बोला अब दिखाएंगे इसको कि देख क्या है औकात हमारी, अब हम इसको दिखाएंगे। और इन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि हम जीतेंगे चुनाव। देखो चुनाव हुआ, परिणाम आया, परिणाम जान करके तुम हैरान हो जाओगे, परिणाम जान के हैरान हो जाओगे। जनता इंदिरा गांधी को इतना इमोशनल में आ गई, इतना उनको मजा आने लग गया काम के अंदर, कि लोकसभा के अंदर 490 सीटें थी, उनमें से 352 सीटें अकेली इंदिरा गांधी की सरकार ने, पार्टी ने जीती। 352।
490 में से तो बहुमत के लिए और भी कम चाहिए था। सोचो, सब कुछ साफ कर दिया। लेकिन बड़ी बात ये थी, ये भी तो आजादी के परवाने थे, ये भी कोई छोटे मोटे थोड़ी थे आदमी, इनको भी कुछ तो मिलना चाहिए, 100-150 तो मिलना ही चाहिए कम से कम। लेकिन सुनो, इनको कितना मिला? इनको बापड़ों को मिला केवल और केवल। इंदिरा गांधी ने बोला, रे बोड़ा है तो बोड़ा, काम चलाओ आंसुई, समझ रहे हो? केवल 16 पे समेट के रख दिया। डोकरू से बहुत बुरी भाई। इस चुनाव में हारे थे, किसी ने नहीं देखा था। इस चुनाव में हारे थे तो कुछ ऐसा ही था कि कोई बच्चा चलते हुए ठोकर खा के गिर गया, माटी जड़ खा के उठ गया, किसी ने नहीं देखा। पर इस चुनाव में तो ऐसा हुआ कि भाई साहब माटी में रोप दी, कीचड़ में ही कर दिया। अब तो सबने देख लिया, बहुत बुरी बेइज्जती कर दी। सीनियर डोकरों ने कहा, घर पे जा करके नहा धो करके घर वालों को सुला दो और हमारे ऊपर से 2-4 रजाई भी डाल दो, और सो गए चुपचाप। इंदिरा के कारनामे देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दौड़ा में धूल पटक दी, बोला काल की जैडी छोरी। कदे ये इतने डोकरे, इतने सीनियर, मतलब ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इतने सीनियर थे। कभी नेहरू से मिलने जाते थे, जवाहरलाल नेहरू से घर पे, तो ये छोटी सी लड़की आती थी, अंकल आ गए, अंकल आ गए, फिर इसके लिए टोपी लेके जाते, सीमा टोपी ले बेटा खा। जिन कईयों ने तो इंदिरा गांधी गोदी में खिलाए थे, इतनी छोटी सी बच्ची थी। आज वही जिसको ये लोग टोपी खिलाते थे, आज वही लड़की इनको लॉलीपॉप खिला रही है। सोचो कितनी बड़ी बात है। बहुत तगड़ी बात हो गया। तो मामला तगड़ा ही सेट होता जा रहा था। अब ऐसे में इंदिरा गांधी जीत गई। अब सोचो इसने क्या, देखो कई बार ऐसा होता है, सीखने वाली बातें होती है हमारे इतिहास से बहुत कुछ। हम लोग कई बार जवाब देते हैं बोल करके, कोई हमें कुछ बोलेगा तो बोल कर जवाब देंगे, ये साथी तो इनसे बहस कर सकते थे, ये मेरी हार, ये फलाना और वो ये कर। लेकिन इसने कर्मों पर ज्यादा, आदमी कर्म करके जवाब देता है ना, वो जवाब भाई साहब दुनिया देखती है और इतिहास बनता है। वो मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके जवाब देना चाहिए। इंदिरा गांधी ने मेहनत करके जवाब था कि नहीं था? अब सोचो, मीडिया वालों ने ला करके इंदिरा गांधी को पूछा होगा, जीतती होगी तब, कि मैडम जी आप इस जीत का श्रेय किसको दोगे? सोचो कितनी बड़ी जीत है इसको, कि इसने उन लोगों को हराया जिसने इसको अपनी पार्टी से निकाल दिया था, जिसको ये अपने बाप दादा की पार्टी समझती है, उस पार्टी से निकाल दिया था। सोचो, अब उस माहौल में जाना ऐसा हुआ होगा शायद कि मीडिया वाले आकर के और इंदिरा गांधी के सामने लगाए होंगे कि मैडम आप इस जीत का श्रेय किसको दोगे, क्या कई सवाल आ रहे होंगे। इंदिरा गांधी बैठी चुपचाप सामने, शांति से, पूरा देश देख रहा है, लाइव टेलीकास्ट जा रहा है, न्यूज चैनलों में क्या क्या होता है तुम्हें पता ही है। और इंदिरा गांधी बैठी और इंदिरा गांधी ने जवाब दिया। वो जवाब सुनना आप। इंदिरा गांधी ने कहा जोर से, मैं कांग्रेस। मिल गया जवाब तुम्हें? और इनको भी जवाब मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा? फिर पत्रकार बोल रहे हैं ये वो, फिर से बोल रही मैं कांग्रेस, और फिर से बोल रही मैं कांग्रेस। सोचो ये जवाब इनके कानों में ऐसे जा रहा होगा जैसे तो किसी ने गर्म लोहा डाल दिया हो। वो बोल रहे होंगे 2-4 रजाई और लेके आओ, बंद करो ये टीवी भी बंद करो, बहुत बुरी कर दी। इसे बोलते हैं जवाब देना, कर्म करके जवाब देना इसे बोलते हैं। ये था कर्मों का जवाब। इसलिए कभी भी कोई भी कुछ भी हमें बोले तो वास्तव में हमें मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करके जो जवाब दिया जाता है ना, उसमें दम होता है, उसे दुनिया सुनती है। और यही सब इधर चल रहा था। जब ये सारी बातें हुई तो वास्तव में इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बनी, कांग्रेस को स्थापित किया और कहा कि मैं हूं कांग्रेस, और वास्तव में कांग्रेस दोबारा से स्थापित की। अब इनके पास कुछ नहीं था, मेहनत करके कांग्रेस पार्टी से ने ले ली। सोचो आज कई पार्टियों के टुकड़े हो गए। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि वास्तव में वो भी मेहनत करके फिर अपनी पार्टी को स्थापित करें। वो भी बताएं कि हम हैं, हमारे अंदर हैं, बहुत सारे ऐसा है। तो मेहनत करके आदमी को करना चाहिए। लेकिन आजकल कोर्ट खेलते हैं हम लोग, उस कोर्ट में जाके बोलते हैं ये मेरी है, फिर ये मेरा चिन्ह है, ये सब है। मेहनत करोगे तो जहां आप खड़े होंगे वहां पर पार्टी है। जनता की सेवा करोगे, जनता के लिए काम करोगे, आप जहां खड़े होंगे वहां आपकी पार्टी है, आपके लिए पार्टी को लोग बहुत प्यार करते हैं। तो फिर जनता नेताओं से प्यार करते हैं, नेता है तो पार्टी है। और यहां पर यह चीज देखने को मिली बहुत तगड़ी तरीके से। तो देखो एक और बड़ा काम हुआ, इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतते ही लहर चला दी तगड़ी वाली। भाई साहब जगह जगह, जैसे आज देख रहे हैं ना मोदी तने लहर चला दी रहे है ना, ऐसे लहर चली इंदिरा, सबके जवान पे इंदिरा इंदिरा।
उसी समय तुम्हें एक और बात बताऊं मैं, 1971 की बात है, इस समय में एक और कारनामा हो गया। कारनामा ये था कि पाकिस्तान ने हमसे छेड़खानी कर दी थी। पहले जो बांग्लादेश है ना आज का, वो था पूर्वी पाकिस्तान था, और पूर्वी पाकिस्तान था हमारे लिए एक बहुत तगड़ी गले की फांस बन रखी थी। कभी भी विस्तार से चर्चा करूंगा इस पे। तो यहां क्या हुआ, पाकिस्तान ने इधर अपने सैनिक भेज रखे थे, बहुत परेशान थे लोग, हम भी उनको हेल्प कर रहे थे कैसे भी करके ये चीजें हो जाए। पाकिस्तान को पता चला कि यार भारत मेरे अंदरूनी मामलों में हेल्प कर वो कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने कुछ हवाई जहाज उड़ा करके और अपने हवाई अड्डों के ऊपर, भारत के हवाई अड्डों पर बमबारी करना शुरू कर दिया था, मतलब छेड़खानी कर दी थी। इंदिरा गांधी ने बोला कि मेरे को पाकिस्तान कदमों में चाहिए। अब अपनी आर्मी को फुल आदेश दे दिया, यार भाई साहब अपनी आर्मी को, सेनाओं को अपने को आदेश मिलना चाहिए एक बार, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो झुकना जाए। आदेश के इंतजार है, फुल ऑथोरिटी मिलनी चाहिए। इंदिरा गांधी निर्णय लेने में बहुत आगे थी भाई साहब। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। 90,000 सैनिक, आप कल्पना करके देखो, वो आदमी खाली हाथ नहीं थे, उनके पास बंदूकें भी थी। आज 10 आदमी बंदूक लेके जयपुर में आ जाए, जयपुर खाली होके भाग जाए, बंदूकों की ताकत है वो। अब 90,000 की ताकत का अंदाजा लगाओ, 90,000 पाकिस्तानी सैनिक, और फिर अपनी ताकत का अंदाजा लगाओ कि 90,000 लोग डर के मारे हाथ ऊपर कर दिए, लो हम तुम्हारे हवाले, भारत साथियों मारो और छोड़ो तुम्हारे हैं। अब अंदाजा लगाओ अपनी यह ताकत क्या होगी, हमने किस कौशल से, किस रण कौशल से हमने लड़ाई लड़ी, और पाकिस्तान को हमने जीत लिया। और जीत करके 16 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तान को कहा कि ले बेटा आजाद हो जा, तू जीत तेरी जिंदगी। और बांग्लादेश को कहा, और बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, पाकिस्तान के टुकड़े किए इंदिरा गांधी के काल में भारत ने। और देखो वो युद्ध जीता होगा तो क्या माहौल चला होगा, सोचो आप। तब सोचना जब मैं तुम्हें बताऊं आज का दौर। अब वो तो युद्ध जीता था, देश के टुकड़े करे थे। आप तो यही देख लो कि आज एक सरकार हमारी बनी है और उन्होंने छोटा सा जुमला गढ़ा, और वास्तव में हमारी आर्मी ने पराक्रम दिखाया और सर्जिकल स्ट्राइक की। हमारे एरिया में हम लोग जाकर के कुछ आतंकवादियों को मार के आते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी की क्या लहर चली थी पता ही है ना। लहर तो पहले से चल रही थी, उसमें क्या 4 चांद लगे थे पता है कि नहीं है। अब सोचो इस स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक में इतना कुछ हुआ, इस युद्ध में क्या हुआ होगा। देखो देश के टुकड़े कर दिए थे, लहर में क्या हुआ होगा सोचो आप, कल्पना उसी से कर लो आज से ही। फिर आप एक और चीज सोचना, अरे यार इतिहास तो बहुत कुछ सिखाता है, हमें पढ़े हुए आदमी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब यार मोदी भी उस समय तो था ही तुम्हारी उम्र के अंदर, तुमसे भी ज्यादा समझदार था उस समय, उसने भी तो देखा ही होगा ये कि इंदिरा गांधी की लहर चली, चुनाव जीता है, चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान को जीते, लहर डबल। कुछ अपन भी ऐसा करें तो काम बढ़ जाए कि नहीं बढ़ जाए, सोचा होगा। और करा कि नहीं करा फिर चल तो रहा है, टिपम-टिपाई तो कहीं ना कहीं सभी जगह चल रही है। मतलब पढ़े लिखे लोग समझ जाते हैं ये चीजें, अनपढ़ तो ताले में बहुत बड़ी कर दी। मैंने शुरू में तुम्हें एक बात बोली थी, हमारा देश अंधों का है, अंधों में जो आदमी एक आंख खोल लेगा सबको रास्ता दिखाएगा, आ जाओ आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। ये है हमारा देश वास्तव में। कोई नहीं जानता किसको क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कोई नहीं जानता है क्या चीज है, और शिक्षा में कितना दम है आप सोच सकते हो क्या चीजें सीखने को मिलती हैं। सरस्वती माता का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है ना, वो वास्तव में बहुत कुछ चीजें जानता है, वो अच्छी बातें हैं ये सब। इसलिए आप शिक्षा को यही मत समझो कि हम केवल यही सीखते हैं कि हमें कंपटीशन पास करना है, बस गधे बनना है हमें और पैसा कमाना है, बस ये करना है वो, और सब कुछ कमा सकते हो आप, सब कुछ कमा सकते हो, समझ रहे हो। तो इसलिए ये सारा काम हुआ। सोचो अब यहाँ पर वो डोकरे बापड़े सो रहे हैं, बस उनको सोते रहने दो, उनको कभी जगाऊंगा दोबारा कभी, है ना। फिलहाल यहाँ तक बात बैठ गई। अब इतनी सी बात के लिए मैंने इतनी बात बता दी, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हुआ और कैसे ये न्यूनतम कोटा होता है और कैसे दोबारा मतगणना की जाए। बोलो बैठ गई। अब लिख ले तो लिखना शुरू करो। फिर समय खूब हो गया यार, पता ही नहीं चलता समय कब जाता है। कल तुमने उतार लिया था कि वहां तक? उतार तुम लिया करो, उतारने का ध्यान तुम रखोगे। देखो मैं समझाने का ध्यान रखता हूँ, ठीक है। तो उतारने का तुम रखा करो और उतार लिया करो। और दूसरी बात, ये बीच बीच में इतने तगड़े कमेंट मत किया करो। ये लाइव जाता है, मैंने वीडियो डालना शुरू कर दिया, कल शाम को वीडियो डाल दिया था पहला वाला, जो तुम्हारी क्लास में मैंने पहला वीडियो पढ़ाया था, वो तुमने तो देखा नहीं होगा शायद, है ना।
लेकिन पहला जो वीडियो था ना वो डाल दिया था मैंने, तो तुम्हारी काफ़ी सारी आवाज़ें ऐसे आ रही है, काफ़ी माहौल तगड़ा बन रहा है, ऐसे मेरे स्टूडेंट बोलते हैं, ऐसे बोलो गुरुजी ये मज़ा ही ले लिया मेरा है। तो ये ऐसा होता है ना। तो हाँ, तो फिर होगा। अब मैं भी देखो ज़्यादा वो नहीं है, मैंने भी अभी शुरुआत ही की है, अब ज़्यादा ऐसे दौड़े दाड़े तो आ गए थोड़े बहुत, लेकिन इतना नहीं है। अब चलेंगे ऐसे चलेंगे, तुम्हारे जैसे लोगों का साथ होगा, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट होंगे प्रिय है, तो फिर सोचो दूर तक यात्रा होगी कि नहीं होगी। अब मैंने तुम्हारे सामने मेरा रणकौशल का प्रदर्शन किया है, तो अब इसको तो बंद कर दे चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है इसको, चल कर चलने दे भी लिखवा भी देंगे, बाद में काट देंगे। हाँ तो अच्छा खैर कोई बात नहीं, तुम्हें तो खाने का जुगाड़ करना चाहिए कैसे भी करके। चलो फिर ये लिखवा देता हूं मैं, नहीं तो फिर रह जाएगा। लिखो नंबर 3 लगा। अरे मिठाई मंगवाएंगे कभी, कुछ अच्छा हो कि जनों ने दो उस समय। अरे ना वो तो पहले से ही हो रखा था है ना, वो पहले से ही हो रखा था। वो तो मैं तुम्हारे वाला अब डाला है मैंने, तुम्हारे वाली क्लास का पॉलिटी का अब डाला है, उसमें ज्योग्राफी डाल रखे थे पहले से, है ना। ये भी ओकेजन बहुत जल्दी आएगा, मैं तुम्हें बहुत जल्दी मिठाई खिलाऊंगा। आज बोल के जा रहा हूँ ना तुम्हें, तो जल्दी खिला दूंगा ये मान लो, है ना। पर तुम भी मेरे को बोल के जाओ कि तुम मेरे को कब खिलाओगे, देख लो है, तब तुम्हें भी खिलाएगा स्वामी। तो मैं भी भंडारो, मन तो फिर भंडारो करना पड़ेगा बावड़ा थान जी बाबा के लिए है। और फिर जिमा से थान थे तो कराओ तो सर कुछ अच्छो काम, फिर देखो सबने बुलाओ बढ़िया।